आदाब दोस्तों, हिस्ट्री जनरलाइजेशन ऐसा आर्गूमेंट होता है जिसमें हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं ग्रुप के तमाम मेंबर्स के बारे में उस एविडेंस से जो कि एक सिलेक्टेड सैंपल से ताल्लुक़ रखता है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन हमारी इंडक्टिव जनरलाइजेशन को मुतासिर करती है और ये फैलेसी हम तब कमिट करते हैं जब इस बात का कभी इम्कान होता है कि वो सैंपल उस ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं करता है, और इस इम्कान का इजहार हो सकता है अगर सैंपल या तो बहुत छोटा है या रैंडमली सिलेक्टेड है। दो मिसालें देखिए, 3 इज प्राइम, 5, 7 इज प्राइम, सो ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम। इस मिसाल में ऑर्गोड ने तमाम ऑड नंबर्स को नहीं देखा है। अगला ही ऑड नंबर 9 है जो कि प्राइम नहीं है। एक और मिसाल देखिए, 6 अरब फंडामेंटलिस्ट वर कन्विक्टेड ऑफ बॉम्बिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सो द मैसेज इज क्लियर, अरब्स आर नथिंग बट अ पैक ऑफ रिलीजियस फैनेटिक्स प्रोन टू वायलेंस। इस मिसाल में हमने नतीजा निकाल लिया है तमाम ग्रुप के मेंबर्स के बारे में ऐसे प्रेमिस से जिसने सिर्फ 6 लोगों का तस्करा किया है, और क्योंकि इस तरह के स्मॉल एटिपिकल सैंपल्स काफ़ी नहीं हैं एक अमूमी नतीजे को सपोर्ट करने के लिए, हिस्ट्री जनरलाइजेशन इस तरफ भी इशारा करती है कि हम नस्ली और मजहबी तासुबात में किस तरह का अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 1954 में सोशल साइकोलॉजिस्ट मुजफ्फर और कैरोलिन शेरिफ ने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया बॉय स्काउट कैंप ओक्लाहोमा में, जिसमें उन्होंने 11 साल लड़कों को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया और कुछ दिनों के दौरान में उन्हें मुख्तलिफ काम दिए जिनमें उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करना था। उन लड़कों में बाहिमी दोस्ती के बावजूद दुश्मनी पैदा हो गई। जल्द ही ग्रुप आइडेंटिटी लाइंस पर इश्तियाल पर मबनी आमाल इस कदर बढ़े कि रिसर्चर्स को जल्द ही अपने तजुर्बे के इस फेज़ को रोकना पड़ा और तारुफ कराना पड़ा ऐसे टास्क को लड़कों के लिए जिनमें ताउन कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़े दोनों ग्रुप्स के दरमियान, जिसके नतीजे में एक ताज़ा दोस्ती वजूद में आए। इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम है हमारी तारीख समझने के लिए। बारहा पूरे ग्लोब पे लोगों के ग्रोहों ने तशद्दुद किया है एक दूसरे पर, हत्ता कि उनको अपने जुल्म का निशाना बनाया है। जो लोग डिफेंसलेस थे और कोई थ्रेट पोज नहीं कर रहे थे। 1915 ने बाकायदा कत्ताल देखा 1 मिलियन आर्मेनियंस का तुर्कियों के हाथों। 1937 का नैनजिंग मैसेकर, जब जापानीज़ ने चाइना पर हमला किया और लाखों गैर मुसल्लह सिविलियंस को कत्ल किया। और 1944 में यूटिस ने रवांडा में 8 लाख टट्सिस को कत्ल किया और ज़्यादातर चाकुओं से। हॉलोकॉस्ट के बाद यूरोप ने कसम खाई कि अब हम दोबारा नहीं लड़ेंगे, लेकिन 50 साल के बाद दोबारा जेनोसाइड हुआ और इस दफ़ा सिर्फ 600 मील दूर यूगोस्लाविया में 1992 से 1995 के दरमियान यूगोस्लाव जंग के दौरान 1 लाख मुसलमानों को ज़िबा किया गया। सर्बियंस ने इंतहाई वॉयलेंट एक्ट्स के ज़रिए, जिनको बाद में इथनिक क्लिंसिंग का नाम दिया गया, और सबसे वर्स्ट इवेंट जंग के दौरान में हुआ जब 10 दिनों के दौरान में 8000 बोस्नियन मुस्लिम्स को गोली मारकर कत्ल किया गया। उनको यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में पनाह लेनी पड़ी जब फौजों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। 1995 जुलाई 11 को यूनाइटेड नेशन कंपाउंड में पनाह गुज़ीरों को सहन से बाहर निकाल दिया गया और उनके दुश्मनों के हाथों में उन्हें दे दिया गया जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे। औरतों का रेप किया गया और बच्चों को कत्ल किया गया। हसन, एक बोस्नियन मुसलमान जो काम कर रहा था बतौर ट्रांसलेटर के यूएन कंपाउंड में, उसका ख़ानदान भी उन पनाह गुज़ीरों में था और उनको भी बाहर भेज दिया गया मरने के लिए, और उसे रहने दिया गया क्योंकि बतौर तर्जुमानकार उसकी ज़रूरत थी। हसन का बाप, भाई और माँ मारे गए उस दिन, और जो बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो ये है कि उसके पड़ोसियों ने यह कत्ल गारतगरी की और तशद्दुद का इर्तिकाब किया। ये वही लोग थे जो कई दहाइयों से साथ रह रहे थे और वो अपने स्कूल के साथियों को भी कत्ल करने पर आमादा थे। उसने मिसाल दी कि कैसे ये अमूमी समाजी ताल्लुकात ख़राब हुए, और उसने बताया कि कैसे सर्ब्स ने एक बोस्नियन डेंटिस्ट को गिरफ्तार किया। उन्होंने उससे एक लाइट पोल से बांध दिया और एक लोहे की बार से यहाँ तक मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हसन ने बताया कि कैसे डेंटिस्ट लटका रहा 3 दिन तक, जबकि सर्बियंस बच्चे उसकी लाश के करीब से अपने स्कूल जाते रहे। उसने कहा, कुछ बुनियादी आलमी इक़दार हैं और उनमें से एक ये है कि बेगुनाह को कत्ल मत करो।
अप्रैल 1992 में ये इक़्तिदार गायब हो गई और इनकी जगह कत्ल व गारतगरी ने ले ली। डीह्यूमनाइजेशन एक बहुत अहम कंपोनेंट है जेनोसाइड का। डीह्यूमनाइजेशन के अमल में इंसानी जहन लोगों को एक शय के, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ज़्यादा देखता है और एक इंसान के तौर पे कम, और फिर इंसान को कम कंसीडरेशन के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे नाजीज़ ने यहूदियों को इंसानों से कुछ कम समझा और सर्ब्स ने पुराने यूगोस्लाविया में मुसलमानों को। जंग को एक इफ़ेक्टिव प्रोपेगेंडा फ्यूल करता है। यूगोस्लाव जंग के दौरान जो अहम न्यूज़ नेटवर्क्स जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, सर्बिया की हुकूमत उन्हें कंट्रोल कर रही थी और मुसलसल मशशुदा कहानियाँ हकीकत के तौर पर पेश कर रही थी। ये नेटवर्क गढ़ी हुई खबरें रिपोर्ट करता रहा जो नस्ली नफरत पर मबनी हमलों के बारे में बताती थी। बोस्निया के मुसलमानों और क्रोट्स का सर्ब्स के ऊपर वो मुसलसल डिमोनाइज करते रहे बोस्नियन और क्रोशियंस को, और मुसलमानों को मनफी ज़ुबान में पेश करते रहे। एक नेटवर्क ने बेबुनियाद कहानी ब्रॉडकास्ट की कि मुसलमान सर्बियंस बच्चों को भूखे शेरों का निवाला बना रहे हैं सराजेवो ज़ू में। जेनोसाइड सिर्फ तभी मुमकिन है जब डीह्यूमनाइजेशन एक बड़े पैमाने पे की जाए, और जो एक परफेक्ट टूल इस काम के लिए है वो है प्रोपेगेंडा। हमारे ब्रेन्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है दूसरे लोगों को डीह्यूमनाइज करने के लिए, जो कि वजह बनता है घनौने इंसानी जराइम की। 1968 में सिविल राइट लीडर मार्टिन लूथर किंग के कत्ल के अगले दिन एक छोटे से शहर आयोवा की एक टीचर जेन इलियट फैसला करती है कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगी अपनी क्लास में कि तासुब प्रेजुडिस क्या होता है। जेन ने अपनी क्लास से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि किसी को उसके रंग की वजह से जज किया जाना कैसा महसूस होता है। तालिब इल्मों ने ख्याल किया कि वो समझते थे, लेकिन वो श्योर नहीं थी। तो उसने आगाज़ किया एक तजर्बे का जो बाद में बहुत मशहूर हुआ। उसने ऐलान किया कि इस कमरे में बैठे नीली आंखों वाले लोग बेहतर हैं। जेन इलियट ने कहा, भूरी आंखों वाले ड्रिंकिंग फाउंटेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको पेपर कप इस्तेमाल करने होंगे। भूरी आंखों वाले खेल के मैदान में नीली आंखों वालों के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने नीली आंखों वाले लोग। भूरी आंखों वाले इस कमरे में आज कॉलर पहनेंगे ताकि हम दूर से ही बता सकें कि तुम्हारी आंखों का क्या रंग है। रेक्स रॉजन और रे हैंसम अब मैच्योर हो चुके हैं और इन दोनों की नीली आंखें हैं। जब उनसे कहा गया कि वो याद करें उस रोज़ उनका रवैया क्या था, रे ने कहा, मैं अपने दोस्त के लिए ईवल था और अपने भूरी आंखों वाले दोस्त से लड़ने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मैं एक परफेक्ट लिटिल नाजी था। वो दोस्त जो मेरे बहुत करीब था, कुछ लम्हों पहले मैं उसके लिए बहुत मीन हो गया। अगले दिन जेन ने तजर्बे को रिवर्स कर दिया। उसने क्लास में ऐलान किया, भूरी आंखों वाले अपने कॉलर्स उतार सकते हैं और नीली आंखों वाले इस कॉलर को पहन लें। भूरी आंखों वालों को 5 मिनट ज़्यादा मिलेगा रेसेस का। नीली आंखों वालों को इजाज़त नहीं मिली प्लेग्राउंड में इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने की। नीली आंखों वाले अब खेल नहीं सकते थे भूरी आंखों वालों के साथ, और भूरी आंखों वाले बेहतर है नीली आंखों वालों से। रेक्स बयान करता है कि ये तब्दीली कैसी थी, मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। जब रे डाउन ग्रुप का हिस्सा था तो उसने महसूस किया एक सेंस ऑफ लॉस, अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात का बहरान। उसे महसूस हुआ जैसे उसका आम इंसानों की तरह फंक्शन करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। जेन इलियट की क्लास रूम एक्सरसाइज के बाद रेक्स ज़्यादा मोहतात हो गया नस्ली तासुब पर मबनी जुमलों के बारे में। इस एक्सरसाइज ने बच्चों को इस काबिल बना दिया कि वो देख सकें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के पस पर्दा मुहर्रिकात और अपनी एक राय बना सकें। दोस्तों, आज हमारी माइनॉरिटीज़ को ख़तरा है पाकिस्तान में। वो आहिस्ता आहिस्ता करके गैर महफूज होती जा रही हैं। उनके मज़हब की जबरी तब्दीली करवाई जा रही है, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क अगर अगली है तो हमने कंट्रीब्यूट किया है इसकी अगलीनेस में। अगर उसमें नफ़रत है अक़लियतों से और वो तकलीफ़ उठा रहे हैं तो इस जहन्नुम में जिसमें वो सांस ले रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते। मुझे बाबा ग़ुलाम फ़रीद का एक वाक़या याद आया। अकबर उनका मुरीद था। एक दफ़ा वो उनके लिए एक सोने की कैंची तोहफे के तौर पर लाया, लेकिन बाबा ग़ुलाम फ़रीद ने वो लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, तुम इसके बदले मुझे एक चांदी की सुई ला दो, क्योंकि हमारा काम लोगों को जोड़ना है, काटना नहीं।
दोस्तों, अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी उठाओ और तुम्हारा बदलना आगाज़ होगा दुनिया के बदलने का, क्योंकि तुम ही दुनिया हो। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी उठाए बगैर दूसरों की इस्लाह करना नहीं चाहिए। अकबर की ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत वाक़या है। उसने एक खूबसूरत मार्बल का तालाब बनवाया। उसने फ़ैसला किया कि उस तालाब में पानी के बजाय दूध डाला जाएगा। दारुल हुकूमत में हर किसी को बता दिया गया कि एक बाल्टी दूध की हर घर से महल पहुंचा दी जाए सुबह होने से पहले। अगली सुबह जब अकबर बाग में अपने तालाब की तरफ जाता है तो वो पानी से भरा होता है। अकबर कहता है ये कैसे हुआ? तो बीरबल उसे बताता है कि हर किसी ने सोचा कि पूरा दारुल हुकूमत दूध ला रहा है, मेरी एक बाल्टी नज़रअंदाज हो जाएगी, लेकिन हर कोई यही सोच रहा था। शुक्रिया।